हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था से रिलेटेड यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के लिए आज के जितने भी टॉपिक हैं हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, प्रीलिम्स के लिए जो टॉपिक है वो भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 है, ILO बेरोजगारी दर है, मानव विकास संस्थान IHD, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है ILO, श्रम बल भागीदारी दर है LFPR है, श्रमिक जनसंख्या अनुपात है WPR, बेरोजगारी दर है UR है। और मेंस के लिए जो टॉपिक है वो भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 है, ILO, भारत में बेरोजगारी से संबंधित प्रमुख मुद्दे। तो चलिए हम यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के इन सभी टॉपिक के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखिए चर्चा में क्यों है, आइए समझते हैं। हाल ही में मानव विकास संस्थान IHD और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 से शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है जो इस बात पर प्रकाश डालती है कि भारत के युवा बढ़ती बेरोजगारी दर से जूझ रहे हैं। मानव विकास संस्थान IHD की स्थापना वर्ष 1998 में इंडियन सोसाइटी ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स ISLE के तत्वावधान में की गई थी। यह एक गैर लाभकारी स्वायत्त संस्थान है जिसका उद्देश्य एक ऐसे समाज के निर्माण में योगदान देना है जो समावेशी विकास को बढ़ावा देता है और एक समावेशी सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक व्यवस्था को महत्व देता है जो गरीबी एवं अभावों से मुक्त हो। नोट, आइए देखते हैं। तो देखिए, भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 से श्रम और रोजगार के मुद्दों पर IHD द्वारा नियमित प्रकाशनों की श्रृंखला में तीसरा है। युवा रोजगार, शिक्षा और कौशल पर यह रिपोर्ट भारत में उभरते आर्थिक श्रम बाजार, शैक्षिक एवं कौशल परिदृश्य व पिछले 2 दशकों में हुए बदलावों के संदर्भ में युवा रोजगार की चुनौती की जांच करती है। रिपोर्ट मुख्य रूप से वर्ष 2000 और वर्ष 2022 के बीच राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण तथा आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के डेटा के विश्लेषण पर आधारित है, जिसमें वर्ष 2023 के लिए एक पोस्ट स्क्रिप्ट शामिल है। तो चलिए अब हम लोग रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या है आइए इसके बारे में जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग रोजगार की खराब स्थितियां के बारे में देखते हैं। तो देखिए, समग्र श्रम बल भागीदारी और रोजगार दरों में सुधार के बावजूद भारत में रोजगार की स्थिति खराब बनी हुई है, जिसमें स्थिर या घटती मजदूरी, महिलाओं के बीच स्वरोजगार में वृद्धि एवं युवाओं के बीच अवैतनिक पारिवारिक काम का उच्च अनुपात जैसे मुद्दे शामिल है। भारत के बेरोजगार कार्यबल में लगभग 83% युवा है और कुल बेरोजगारी में माध्यमिक या उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं की हिस्सेदारी वर्ष 2000 में 35.2% से लगभग दोगुनी होकर वर्ष 2022 में 65.7% हो गई है। तो चलिए अब हम लोग इसके युवा रोजगार चुनौतियां के बारे में जानते हैं। तो देखिए, वर्ष 2000 और वर्ष 2019 के बीच युवा रोजगार तथा अल्प रोजगार में वृद्धि हुई। शिक्षित युवाओं को बेरोजगारी के उच्च स्तर का अनुभव हुआ। श्रम बल भागीदारी दर LFPR, श्रमिक जनसंख्या अनुपात WPR और बेरोजगारी दर UR में वर्ष 2000 तथा वर्ष 2018 के बीच दीर्घकालिक गिरावट देखी गई, लेकिन वर्ष 2019 के बाद सुधार देखा गया। यह सुधार 2 शीर्ष कोविड-19 तिमाहियों को छोड़कर कोविड-19 से पहले और बाद में आर्थिक संकट की अवधि के साथ मेल खाता है। तो चलिए अब हम लोग इसके विरोधाभासी सुधार के बारे में जानते हैं। तो देखिए, पिछले 2 दशकों में भारत के नौकरी बाजार में कुछ श्रम संकेतकों में कुछ सुधार देखा गया है, लेकिन समग्र रोजगार की स्थिति चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। वर्ष 2018 से पहले कृषि रोजगार की तुलना में गैर कृषि रोजगार तेजी से बढ़ने के बावजूद गैर कृषि क्षेत्र कृषि से श्रमिकों को अवशोषित करने के लिए पर्याप्त रूप से विकसित नहीं हुए हैं। अधिकांश
श्रमिक लगभग 90% अनौपचारिक कार्य में लगे हुए हैं और नियमित रोजगार का अनुपात जो वर्ष 2000 के बाद लगातार बढ़ रहा था, वर्ष 2018 के बाद घटने लगा। भारत के बड़े युवा कार्यबल को, जिसे अक्सर जनसांख्यिकी लाभ के रूप में देखा जाता है, आवश्यक कौशल की कमी के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। युवाओं के एक महत्वपूर्ण हिस्से में बुनियादी डिजिटल साक्षरता कौशल का अभाव है, जिसमें 75% संलग्न के साथ ईमेल भेजने में समर्थन है, 60% फाइलों को कॉपी और पोस्ट करने में असमर्थ है तथा 90% गणितीय सूत्र डालने जैसे बुनियादी स्प्रेडशीट कार्य करने में असमर्थ है। तो चलिए अब हम लोग इसके मजदूरी और कमाई में कमी के बारे में देखते हैं। तो देखिए, जबकि वर्ष 2012 से 22 के दौरान आकस्मिक मजदूरों की मजदूरी में मामूली वृद्धि का रुझान बना रहा, नियमित श्रमिकों की वास्तविक मजदूरी या तो स्थिर रही या गिरावट आई। वर्ष 2019 के बाद स्वरोजगार की वास्तविक कमाई में भी गिरावट आई। कुल मिलाकर मजदूरी कम बनी हुई है। अखिल भारतीय स्तर पर अकुशल आकस्मिक कृषि श्रमिकों में से 62% और निर्माण के क्षेत्र में 70% ऐसे श्रमिकों को वर्ष 2022 में निर्धारित दैनिक न्यूनतम मजदूरी नहीं मिली। तो चलिए अब हम लोग इसके औद्योगिक रोजगार के संरचना में परिवर्तन के बारे में जानते हैं। तो देखिए, डिजिटल रूप से मध्यस्थता वाले गिग और प्लेटफॉर्म कार्य का परिचय तेजी से हुआ है, जो प्लेटफॉर्म द्वारा एल्गोरिदम द्वारा नियंत्रित होते हैं तथा श्रम प्रक्रिया के नियंत्रण में नई सुविधाएं लेकर आए हैं। तेजी से प्लेटफॉर्म और गिग कार्य का विस्तार हो रहा है, लेकिन यह काफ़ी हद तक अनौपचारिक कार्य का विस्तार है, जिसमें शायद ही कोई सामाजिक सुरक्षा प्रावधान है। तो चलिए अब हम लोग इसके भविष्य में प्रवासन बढ़ने की संभावना क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, भविष्य में शहरीकरण और प्रवासन की दरों में काफ़ी वृद्धि होने की उम्मीद है। वर्ष 2030 में भारत में प्रवासन दर लगभग 40% होने की उम्मीद है और शहरी आबादी लगभग 607 मिलियन होगी। शहरी विकास में इस वृद्धि का बड़ा हिस्सा प्रवासन से आएगा। प्रवासन का पैटर्न श्रम बाजारों में क्षेत्रीय असंतुलन को भी दर्शाता है। सामान्यतः प्रवास की दिशा पूर्वी, उत्तर पूर्वी और मध्य क्षेत्र में दक्षिणी, पश्चिमी तथा उत्तरी क्षेत्रों की ओर होती है। तो चलिए अब हम लोग क्षेत्रीय असमानताएं के बारे में देखते हैं। तो देखिए, विभिन्न राज्यों में रोजगार परिणामों में महत्वपूर्ण भिन्नताएं मौजूद हैं। कुछ राज्य रोजगार संकेतकों में लगातार निचले स्थान पर है। बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य पिछले कुछ वर्षों में खराब रोजगार परिणामों से जूझ रहे हैं, जो क्षेत्रीय नीतियों के प्रभाव को दर्शाता है। तो चलिए अब हम लोग इसके बढ़ता लिंग अंतर के बारे में देखते हैं। तो देखिए, महिला श्रम बल भागीदारी की कम दर के साथ भारत श्रम बाजार में पर्याप्त लिंग अंतर की चुनौती का सामना कर रहा है। युवा महिलाओं, विशेषकर उच्च शिक्षित महिलाओं के लिए बेरोजगारी की चुनौती बहुत बड़ी है। सकारात्मक कार्रवाई और लक्षित नीतियों के बावजूद सामाजिक असमानताएं भी बनी हुई है। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को बेहतर नौकरी के अवसरों तक पहुंचने में बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। यद्यपि सभी समूहों में शैक्षिक उपलब्धि में सुधार हुआ है, सामाजिक पदानुक्रम कायम है, जिससे रोजगार असमानता बढ़ गई है। तो चलिए अब हम लोग इसके नीति सिफारिशें के बारे में देखते हैं। तो देखिए, उत्पादन बढ़ाने और रोजगार पर ध्यान केंद्रित करते हुए विकास को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत सिफारिशें प्रस्तावित है। व्यापक आर्थिक नीतियों में रोजगार सृजन के एजेंडे को एकीकृत करना, विशेष रूप से विनिर्माण क्षेत्र में उत्पादक गैर कृषि रोजगार पर जोर देना, अकुशल श्रम को अवशोषित करने और चयनित सेवाओं के साथ पूरक करने के लिए श्रम गहन विनिर्माण को प्राथमिकता देना, विकेंद्रीकृत दृष्टिकोण के माध्यम
से सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यमों को समर्थन देने के प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करना, कृषि उत्पादकता बढ़ाना, गैर कृषि रोजगार के अवसर पैदा करना और उद्यमिता को प्रोत्साहित करना, रोजगार की पर्याप्त संभावनाओं को अनलॉक करने के लिए रणनीतिक निवेश, क्षमता निर्माण पहल और नीति ढांचे का लाभ उठाते हुए हरित तथा नीली अर्थव्यवस्थाओं में निवेश करना। तो चलिए अब हम लोग इसके कार्य की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु रणनीतियों की अनुशंसा क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, स्वास्थ्य देखभाल उद्योग और डिजिटल अर्थव्यवस्था जैसे क्षेत्रों में निवेश करने तथा उन्हें विनियमित करने की आवश्यकता है, जो युवा लोगों के लिए रोजगार के महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में भूमिका निभा सकते हैं। शहरी क्षेत्रों में सभ्य रोजगार के अवसरों की तलाश करने वाले युवाओं के द्वारा विशेष रूप से भारत में शहरीकरण और प्रवासन दरों में अनुमानित वृद्धि को देखते हुए एक समावेशी शहरीकरण तथा प्रवासन नीति को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। श्रम नीति और विनियमन के लिए एक सुदृढ़ सहायक भूमिका सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। इसमें रोजगार गुणवत्ता के न्यूनतम मानक की गारंटी और सभी क्षेत्रों में श्रमिकों के मूलभूत अधिकारों का संरक्षण शामिल है। तो चलिए अब हम लोग इसके श्रम बाजार की असमानताओं को दूर करने के लिए प्रमुख दृष्टिकोण क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, गुणवत्तापूर्ण रोजगार में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए नीतियां लागू करने की आवश्यकता है। आर्थिक रूप से वंचित समूहों के उत्थान और रोजगार क्षमता को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा में उच्च गुणवत्ता वाले कौशल प्रशिक्षण को एकीकृत करना आवश्यक है। सूचना प्रौद्योगिकी तक पहुंच में सुधार कर महिलाओं और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के विरुद्ध होने वाले भेदभाव का समाधान कर एक निष्पक्ष श्रम बाजार स्थापित करना। तो चलिए अब हम लोग रोजगार से संबंधित सरकार की क्या पहल है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, आजीविका और उद्यम हेतु सीमांत व्यक्तियों के लिए समर्थन है। SMILE और PM दक्ष, प्रधानमंत्री दक्ष और कुशल संपूर्ण हितग्राही, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY, स्टार्टअप इंडिया योजना, रोजगार मेला, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना राजस्थान है। तो चलिए अब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, यह संयुक्त राष्ट्र की एकमात्र त्रिपक्षीय संस्था है। यह श्रम मानक निर्धारित करने, नीतियों को विकसित करने एवं सभी महिलाओं तथा पुरुषों के लिए सभ्यतापूर्ण कार्य को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम तैयार करने हेतु 187 सदस्य देशों की सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिकों को एक साथ लाता है। इसे वर्ष 1969 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला। वर्ष 1919 में वर्साय की संधि द्वारा राष्ट्र संघ की एक संबंध एजेंसी के रूप में इसकी स्थापना हुई और वर्ष 1946 में यह संयुक्त राष्ट्र से संबंधित पहली विशिष्ट एजेंसी बन गया। तो इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो देखिए, अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो इसका PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है आगाज IAS इंस्टीट्यूट और टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप लोग यहां से भी जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।